नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 5.1 में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं इन सभी प्रश्नों को सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, फिर इसे हल करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा नाम है निकेत और मेरा प्रयास ये है कि गणित में आपकी जो भी समस्याएं हैं उसे उस स्तर पे हल किया जाए। तो यदि चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 1 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, फिर इसे हल करने का हम प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। यहाँ पे प्रश्न को समझना जरूरी है कि यहाँ पे कुछ निम्नलिखित स्थितियां दी गई हैं, जैसे प्रश्न नंबर 1 और आगे भी स्थितियां दी हुई है। इन स्थितियों में जो भी संबंध बन रहा है उस संबंध को संख्याओं की सूची में लिखना है और जो संख्याओं की सूची बनेगी उसे हमें जांचना है कि क्या वो एपी में है कि एपी में नहीं है। यदि वो एपी में है तो हमें बताना है कि क्यों एपी में है, यानी उसका हमें कारण देना है। यहाँ पे एक नंबर में एक प्रश्न दिया हुआ है, ये एक शाब्दिक समस्या है। इस समस्या को हमें एक संख्याओं की सूची बनानी है। चलिए प्रश्न को पढ़ के समझते हैं। प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मतलब कि हमें क्या करना है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद जो टैक्सी का किराया है उसको हमें संख्याओं की सूची बनानी है। किस प्रकार से, यदि मान लें कि पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपया है और उसके बाद जो भी प्रत्येक किलोमीटर चला जा रहा है उसका किराया 8 रुपया है। जैसे इसको चित्र से समझते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ से कोई टैक्सी आपको ले जाना शुरू करता है और ये आगे के रास्ते आगे हैं। अब मान लीजिए हमें यहाँ तक जाना है। हम मान लेते हैं कि ये 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर तक हमें जाना है। पहली स्थिति में जब हम टैक्सी पे चलेंगे और पहला किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तो हमें टैक्सी वाले को 15 रुपया देना पड़ेगा। दूसरा किलोमीटर चलेंगे तो दूसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपया देना पड़ेगा। फिर तीसरा किलोमीटर तय करेंगे तो तीसरा किलोमीटर के लिए भी 8 रुपया देना पड़ेगा। इसी प्रकार से प्रत्येक किलोमीटर के लिए आगे चलते जाएंगे, जितना किलोमीटर चलेंगे प्रत्येक किलोमीटर के अनुसार 8 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन पहली बार यह कहा गया है कि जब पहला किलोमीटर चलेंगे 1 किलोमीटर, उसके लिए आपको 15 रुपया देना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को यदि 1 किलोमीटर जाना होगा, हम मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर अगर आपको कहीं जाना है तो उसके लिए कितना रुपया देना पड़ेगा, 15 रुपया देना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आपको अगर 2 किलोमीटर जाना होता इतना दूर, तो आप जब 2 किलोमीटर चलते तो आपको तो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया देना पड़ता, फिर 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपया देना पड़ता, यानी दूसरे किलोमीटर के लिए। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर तय करता तो क्या देना पड़ता, पहले किलोमीटर के लिए 15, फिर दूसरे के लिए 8 और फिर तीसरे के लिए भी 8। अब इन संख्याओं को यदि हम ध्यान से देखें तो पहला में 15 है, दूसरा में जोड़ेंगे तो 23 आएगा, तीसरा में जोड़ेंगे तो 16 और 15 31 हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति यदि 4 किलोमीटर चलेगा तो 15 रुपया प्लस 8 रुपया प्लस 8 रुपया प्लस 8 रुपया उसको देना पड़ेगा। इसको जोड़ेंगे तो ये 39 रुपया हो जाएगा। और इसी प्रकार से जितना आप दूरी तय करेंगे उसमें प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपया आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे यदि हम ध्यान दें तो यहाँ पे देखेंगे कि 15, 23, 31, 39 और आगे डैश 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 एक संख्याओं की सूची बन रही है। अब हमें यही बताना है कि इस स्थिति में ये जो सूची बना है, ये संबंध बना है, क्या ये एपी में है कि नहीं है। तो एपी का परिचय लेते समय हम लोगों ने एपी को बहुत अच्छे तरीके से समझा था। साथ ही साथ हमने समझा था कि पद क्या होते हैं, सार्व अंतर क्या होते हैं और किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि कोई भी संख्याओं की सूची एपी में है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या समझा था कि पहले पद को छोड़ के इसके अलावा कोई भी पद है उसको पकड़ेंगे और उससे पहले वाले पद को उसमें से घटा देंगे। जैसे कि इस स्थिति में दूसरा पद यहाँ पे 23 है, 23 में से हम पहले पद को घटाएंगे 15 को तो क्या प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से फिर से एक कोई दूसरा पद लेंगे। दूसरा पद मेरे मन में आया कि 39 ले लिया और 39 से पहले वाला पद उसमें से घटा दिया, तो 39 में से 31 घटाएंगे तो भी 8 बचेगा। अगर इस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं और दो पदों का अंतर हमें प्राप्त हो जाता है कि बराबर है, जैसे कि इस स्थिति में और इस स्थिति में, हम चाहे तो इसके बाद भी जांच सकते हैं इसको कि 31 में से 23 को घटाएंगे, 31 पद लेंगे तो भी अंतर 8 ही आएगा। यदि अंतर एक फिक्स नंबर निश्चित संख्या आ रही है तो हम क्या कहेंगे कि वो सूची क्या है, एपी में है।
तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि इस स्थिति में जो संख्याओं की सूची बन रही है वो क्या है, एपी में है। एपी में क्यों है, इसका कारण देना होगा। तो हम कहेंगे कि दो पदों का अंतर क्या है, एक निश्चित संख्या है। इस निश्चित संख्या को हम डी यानी कि सार्व अंतर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्याओं की सूची एपी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है। ये क्या कहता है, इसको देखते हैं। ये कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। प्रश्न को समझिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक बेलनाकार आकृति है जिसमें हवा भरा हुआ है। अब उस हवा को एक पंप से निकाला जा रहा है। एक बार पंप जब चलाया जा रहा है तो उसमें जितना हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जा रहा है, यानी कि प्रत्येक बार कुछ ना कुछ उसमें हवा बचा रहेगा। तो उस हवा जो बचा रहेगा उसकी एक हम सूची बनाएंगे और बताएंगे कि जो हवा बच रहा है, जो हवा की मात्रा बच रही है, क्या वो एपी में है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक आकृति बना लेते हैं जो बेलनकार होगी। ये एक बेलनकार आकृति हो गई। इसमें कुछ ना कुछ तो हवा भरा होगा। इसकी जो आयतन है उसके हिसाब से इसमें हवा होगा। हम मान लेते हैं कि इसमें भी हवा भरा हुआ है। भी मान ले, ए मान ले, कोई एक चर मान लेते हैं कि इतना हवा भरा होगा, या एक हम संख्यात्मक मान के भी इसको हल कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इसमें भी हवा भरा हुआ है और इसमें एक पंप लगा हुआ है। ये पंप हो गया, ये पंप का लीवर हो गया। हम जब पंप चलाएंगे तो इसमें से 1/4 भाग हवा का बाहर निकाल देगा। जितना हवा बचेगा फिर दूसरी बार चलाएंगे उसका 1/4 बाहर निकालेगा। जैसे इसमें पहली स्थिति में भी हवा है, भी आयतन के अनुसार। तो जब पहली बार हम पंप चलाएंगे, पहली बार, तो इस भी का, जो भी का क्या लिखा हुआ है, भी का 1/4 भाग ये बाहर निकाल देगा, यानी कि भी/4 बाहर निकालेगा। तो अब बचेगा कितना, पहले से भी है, इतना बाहर निकल गया। इसका एलसीएम लेंगे 4 भी माइनस भी, यानी कि 3v/4 हवा बचेगा। तो पहली बार पंप चलाने के बाद इसमें कितना हवा बचा, दूसरी स्थिति क्या होगी, 3v/4। अब ये जितना हवा बचा, इसके बाद जब हम पंप फिर एक बार चलाएंगे तो इसका 1/4 भाग बाहर निकलेगा। इसका 1/4 क्या हो जाएगा, 3v/4 का 1/4 इतना हो जाएगा। इसको सरल करेंगे तो 3v/16 होगा। इतना हवा बाहर निकला तो बचा कितना, 3v/4 माइनस जितना बाहर निकला 3v/16 बाहर निकला। इसका एलसीएम लेंगे तो 16 होगा। 4×3 12 भी माइनस का 3 भी, कितना बचेगा, 9v/16 बचेगा। अब हवा कितना बचा दूसरा बार पंप चलाने के बाद, 9v/16 बचा। अब फिर से मान लीजिए कि एक बार पंप चलाया गया। जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक बार फिर पंप चलाया गया तो जो हवा बचा है इसका 1/4 बाहर निकल गया। तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा, उसमें गुणा कर देंगे तो 9v/16 गुणे 1/4 यानी कि 9v/64 हो जाएगा। इतना हवा निकल गया तीसरी बार पंप चलाने के बाद। बचा कितना, इसमें से घटाएंगे, 9v/16 में से इतना घटाएंगे 9v/64, कितना होगा, एलसीएम 64 हो जाएगा। 16 चौका 64 यानी 9 चौका 36 भी माइनस का 9 भी बचेगा कितना, 27v/64 बचेगा। अब हमें ये बताना है कितना हो जाएगा, 27v/64। इसके की आगे की स्थिति भी होती चली जाएगी और एक ऐसी भी स्थिति आएगी जब उसका यानी कि बेलनाकार आकृति का हवा खत्म हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि हम 4 बार ही पंप चलाते हैं और हम इसका जांच करना चाहते हैं, जो यहाँ पे सूची बना है, कि क्या ये एपी में है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक पद को पकड़ेंगे, जैसे कि दूसरे पद को, और पहले पद को घटाएंगे। तो 3v/4 माइनस का भी करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3v माइनस का 4v/4 यानी कि माइनस का v/4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से इन दो पदों को घटाएंगे तो 9v/16 माइनस का 3v/4 हो जाएगा। एलसीएम 16 आएगा। फिर इसकी जांच करेंगे तो 9v माइनस का 4×3 12 भी होगा, जो प्राप्त होगा हमें माइनस का 3v/16। यहाँ पे इन दो पदों का अंतर जो आया है ये आपस में बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमें संख्याओं की सूची या जो स्थिति की सूची प्राप्त हो रही है ये एपी में नहीं है। इसको एक और तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे हमने भी माना है इसके आयतन को यदि हम कुछ संख्या मान लें, जैसे कि आपके मन में है कोई भी संख्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, 20 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। हम यहाँ पे सहूलियत के लिए इस भी को
हम 64 मान लेते हैं या 16 मान सकते हैं या 32 मान सकते हैं, 4 के गुणज मान रहे हैं ताकि 4 से आसानी से कट जाए। तो पहली स्थिति में इसमें कितनी हवा है इस चीज को लिख लेते हैं, ये पहला पद हो गया। अब एक बार पंप चलाएंगे तो इसका 1/4 भाग बाहर निकलेगा, तो 64 का 1/4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इतना हवा बाहर निकला तो बचा कितना, 64 माइनस का 16 बचा, ये कितना होगा, 48 हो जाएगा। तो दूसरे पद में 48 बचा। फिर जब हम दूसरी बार पंप चलाएंगे तो इस 48 का 1/4 हवा बाहर निकलेगा, तो 48 का 1/4 कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, यानी कि 12 लीटर इसमें से हवा बाहर निकल जाएगा। तो 12 लीटर जब बाहर निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 48 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 लीटर हवा बचेगा। अब बताइए कि 36 लीटर हवा बचा, फिर एक बार पंप चलाएंगे तीसरी बार तो 36 का 1/4 बाहर निकलेगा, तो 36 का 1/4 कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, यानी कि 9 लीटर बचेगा। इसी प्रकार से आगे प्रत्येक बार जितना बार पंप चलाएंगे बचे हुए हवा का 1/4 भाग बाहर निकलेगा। हम यहाँ पे 4 पदों तक इसको व्यक्त किए हैं। अब इन 4 पदों से हमें जांचना है कि क्या ये एपी में है कि नहीं है। तो 2 पदों का अंतर लेंगे तो 48 माइनस का 64 करेंगे तो माइनस का 16 हमें प्राप्त होगा। फिर इन 2 पदों का अंतर देखेंगे तो 36 माइनस का 48, तो ये कितना प्राप्त होगा, माइनस का 12 प्राप्त होगा। और यहां से भी हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों पद आपस में, यानी कि जो अंतर प्राप्त हुआ है ये आपस में बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे संख्याओं की सूची बन रही है वो क्या है, एपी नहीं है। हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये 2 नंबर प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ये प्रश्न क्या कहना चाहता है, इसे किस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा और इसे हल किया जाएगा। यहाँ पे हमें दैनिक जीवन की स्थितियां दी गई है। दैनिक जीवन की स्थितियों को आप अपने आप से रिलेट कर पाएंगे तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया यानी 150 है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। क्या कह रहा है प्रश्न को समझिए पहले कि एक कुआं खोदा जा रहा है। कुआं भी एक बेलनाकार आकृति ही होता है। जैसे कि एक मान लेते हैं कि ये कुआं है और कुआं को खोदा जा रहा है। अभी ये खोदा नहीं गया है, ऐसे हम मान लेते हैं। ये 1 मीटर मार्क कर लेते हैं, ये 2 मीटर मार्क कर लेते हैं, ये 3 मीटर मार्क कर लेते हैं, ये 4 मीटर कर लेते हैं, और भी गहरा कुआं हो सकता है। ठीक है, हम 4 ही तक लेके चलते हैं कि 4 मीटर की खुदाई हुई है। इसके आगे की भी हो सकती है। तो अब जो मजदूर लगे हैं इस कुआं को खोदने में, 1 मीटर यदि उसकी खुदाई करते हैं, ये 1 मीटर है, तो वो कह रहे हैं कि हमें 150 रुपया चाहिए तभी हम इस कुएं को खोदेंगे। तो हम मान लेते हैं कि 1 मीटर की जब हमने खुदाई करवाई तो उन्होंने हमसे 150 रुपया मांगा। अब कहा गया कि 2 मीटर की खुदाई कर दो, 2 मीटर की कुआं खोदना है। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई साहब, गड्ढे की गहराई बढ़ चुकी है तो हम तो 150 रुपया में नहीं खोदेंगे, हमें और 50 रुपया इसमें जोड़ के चाहिए तब हम कुआं को खोदेंगे। जैसे कि दूसरी मीटर की जब खुदाई शुरू हुई तो जो पहले 150 दिया तो दिया था 1 मीटर के लिए, 1 मीटर की खुदाई के लिए और 50 रुपया उसमें बढ़ा के देना पड़ा, और प्रत्येक बार यही हमें करना पड़ेगा। जब फिर तीसरी मीटर की खुदाई करेंगे तो जो इससे पहले खुदाई के लिए हमने पैसा दिया है उसमें और 50 रुपया जोड़ना पड़ेगा। तो इससे पहले के लिए हम लोगों ने 200 रुपया दिया है, इसको जोड़ेंगे तो 200 प्राप्त होगा, और इसमें और हमें 50 रुपया देना पड़ेगा, यानी कि ये 250 बन जाएगा। इसी प्रकार से जब तीसरे मीटर के बाद हम चौथे मीटर की खुदाई करेंगे तो इससे पहले जो 1 मीटर खोदने के लिए हमने पैसा दिया था, कितना दिया था, 250 रुपया दिया था, उसमें 50 रुपया और देना पड़ेगा, यानी कि 300 रुपया देना पड़ेगा। जोड़ेंगे तो 300 प्राप्त होगा। यहां से हम देखेंगे तो एक संख्याओं की सूची बनेगी, 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300, और इसी प्रकार से जितने कुआं खोदते जाएंगे उतने 50 रुपया बढ़ा के हमें देने पड़ेंगे। अब इसको जांचना है कि क्या ये एपी में है कि नहीं है। तो 2 पदों का अंतर लेंगे, 200 माइनस 150 50 आएगा, 250 माइनस 200 ये भी 50 आएगा, 300 माइनस 250 ये भी 50 आएगा, और इसके आगे के भी जो पद आएंगे उनका भी अंतर 50 ही आएगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक निश्चित संख्या आ रही है जो डी है, डी क्या है, 50 है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्याओं की सूची बन रही है ये एपी में है। तो उम्मीद है कि 3 नंबर आपको प्रश्न भी समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं।
4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। प्रश्न को समझिए, क्या कह रहा है कि 10,000 रुपया 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है किसी जगह पे, बैंक में या किसी के पास, तो हमें उसका जो मिश्रधन प्राप्त होगा प्रत्येक साल उसकी सूची बनानी है। जैसे कि आप सभी को ध्यान होगा कि जब हम लोगों ने साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज पिछली कक्षाओं में पढ़ा था तो इस प्रकार के प्रश्न भर भर के किए थे। अब हमें क्या करना है इस स्थिति में कि जो हम साधारण ब्याज निकालते थे, जैसे कि प्रश्न हमें दे दिया कि दो वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, तो हम लोग अमाउंट निकालने के लिए क्या करते थे, पी गुणे आर गुणे टी करके उसमें 100 से भाग देते थे। या चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या करते थे कि ए बराबर पी गुणे 1 प्लस का आर बटे 100 और होल पावर टी कर देते थे। यहाँ पे P क्या है, मूलधन होता था, R क्या होता था, दर होता था, T क्या होता था, समय होता था, और यहाँ से हम 100 से भाग देते थे। इसी प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज में भी हम ऐसा ही करते थे। और इसमें हमें प्रश्न में ये दे दिया जाता था कि इतने पैसे को यदि बैंक में इतने दिन के लिए इस प्रतिशत के हिसाब से, इस दर के हिसाब से जमा किया जाए तो हमें कितने रुपये प्राप्त होंगे। तो हम वहाँ पे कम से कम 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का निकालते थे। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यदि 10,000 रुपया आप कहीं जमा कर रहे हैं तो कितना रुपया बनेगा 8% के दर से। तो कैसे रुपया बनेगा, यदि पहले साल के लिए हम जमा करेंगे तो, फिर दूसरे साल के लिए करेंगे तो, और तीसरे साल के लिए करेंगे तो, या आने वाले सालों के लिए करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो मूलधन होता है उसका भी चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ता है। कैसे होता है इस चीज को देखिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने क्या करा कि 10,000 रुपया जमा करा, पहले 10,000 जमा करा 1 साल के लिए। तो 1 साल के लिए जमा करेंगे तो हमें अमाउंट जो प्राप्त होगा चक्रवृद्धि ब्याज में कितना प्राप्त होगा, P यानी कि 10,000 गुणे 1 प्लस का दर कितना है 8 बट्टे 100, और T यहाँ पे क्या हो जाएगा, समय 1 साल के लिए। इसको सरल करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 10,000 गुणे, इसको सरल करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 100 प्लस 8 108 बट्टे का 100, और इसका होल घात क्या है 1 है, तो इतना ही बन जाएगा। इसको सरल करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, और इसको सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 100 गुणे 108 कितना हो जाएगा, ये 108 पे 2 ठो जीरो बैठ जाएगा। तो इस बार इसका मूलधन कितना हो जाएगा, 10,800 रुपया इसका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, 10,800 जो लिखा हुआ है ये हमारा मूलधन हो गया। यदि हमें 2 साल का ज्ञात करना होगा कि हमारा मूलधन कितना होगा, तो हम इस पे ज्ञात कर लेंगे इसी सूत्र से। इसी सूत्र से हम क्या करेंगे कि A बराबर P इंटू 1 प्लस का R बट्टे 100 का होल घात T हो जाएगा। अगर 2 साल का निकालना होगा तो इसी मूलधन पे हम 2, यहाँ पे 2 समय की जगह पे 2 रख के निकाल लेंगे, या इसके अगले साल का 1 साल का निकालना होगा तो इसको मान के ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे यदि हम 1 साल का निकालें, मान लेते हैं कि हम 1 साल का निकालते हैं, इस पे निकालना होगा तो ये मूलधन हो जाएगा। अब A बराबर P की जगह पे 10,800 रखेंगे और गुणे क्या हो जाएगा 1 प्लस का 8 बट्टे 100, और यहाँ पे 2 ना हो के 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमें 2 लिखना होता तो 2 के लिए A बराबर क्या हो जाता, यहाँ पे A ज्ञात करते तो 10,000 ही मूलधन रहता, और 1 प्लस का 8 बट्टे 100 और इसका घात 2 हो जाता। इस मूलधन पे निकालते तो यहाँ पे 2 हो जाता। अगर इस मूलधन पे निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। इसी प्रकार से हम एक संख्याओं की सूची बनाएंगे, इसको सरल करेंगे तो क्या ज्ञात होगा हमें, यहाँ पे देखेंगे ये 10,800, और इसको सरल करेंगे तो ये 108 ही आएगा, गुणे 108 बट्टे 100, और 1 साल के निकाल रहे हैं तो 1 घात है तो कोई बात नहीं है, 2 से 2 जीरो कट जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 108 गुणे 108 हो जाएगा। और इसको गुणा करेंगे तो जो यहाँ पे संख्या प्राप्त होगी वो हमारी क्या होगी, ये इस स्थिति की तीसरी साल के लिए मूलधन हो जाएगी। अब फिर इसका अगला निकालना पड़ेगा, उसका चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है एक ही बार में, तो हम अगर इसको मूलधन मानेंगे तो इसके लिए भी निकाल सकते हैं, या केवल इसको भी मूलधन मान के निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम जांच करेंगे इसकी सूची बना के कि क्या ये जो सूची बन रही है एपी में है कि नहीं है, तो 2 पदों का अंतर लेंगे तो यहाँ पे हम प्राप्त करेंगे कि इन 2 पदों का अंतर बराबर नहीं है, यानी कि सार्व अंतर एक जैसा नहीं है, अर्थात हम कहेंगे कि ये एपी में क्या है, नहीं है।
उम्मीद है कि मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से इस प्रश्न को करेंगे। यहाँ पे हमने ये भी समझा कि किस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात किया जाता है। यदि आप भूल गए होंगे तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, तो प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं कि इसे किस प्रकार से हल करना है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित हैं। यहाँ पे एपी के प्रथम पद और सार्व अंतर दिए हुए हैं और इस एपी के हमें क्या करने हैं, 4 पद लिखने हैं। तो इस चीज के लिए हम लोगों ने क्या सीखा था, यदि किसी भी एपी को लिखने के लिए कहा जाए, हमें प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी दे दिया जाए, तो हम आसानी से एपी को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हमने परिभाषा में क्या पढ़ा था कि पहले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ के हम एपी प्राप्त कर सकते हैं, या ऐसी संख्याओं की सूची जिसमें हम क्या करते हैं, एक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ के उसका अगला पद प्राप्त करते हैं। तो हमें पहला पद दे दिया गया, इसका अगला पद यानी दूसरा पद प्राप्त करना होगा, तो निश्चित संख्या जो इसको हम डी सार्व अंतर कहते हैं इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होता है, ए प्लस का डी प्राप्त होता है। इसी प्रकार से तीसरा पद, इस पद में हमें डी जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ए प्लस का डी प्लस डी यानी 2d। इसी प्रकार से इसका अगला पद ए प्लस का 2d में डी जोड़ेंगे तो 3d हो जाएगा और डैश डैश आगे के पद प्राप्त कर सकते हैं। और इसको हमने बेसिक रूप दिया था, यानी कि सामान्य रूप दिया था किसी भी एपी का, तो इसी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ए क्या दिया हुआ है, ए 10 दिया हुआ है, तो पहला पद 10 हो गया। 4 पद लिखने हैं, हमने यहाँ पे केवल 4 पद ही लिखे हैं। फिर दूसरा पद लिखने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस का डी, यहाँ पे ए क्या है 10 है, डी क्या है 10 है, जोड़ेंगे तो 10 10 20 हो जाएगा, दूसरा पद भी प्राप्त। तीसरा पद प्राप्त करने के लिए ए प्लस का 2d, ए क्या है 10 है, प्लस का 2 गुणे डी क्या है 10 से, क्या प्राप्त होगा 10 प्लस का 20 30 प्राप्त होगा, तो ये तीसरा पद हो गया। फिर चौथा पद के लिए ए प्लस का 3d, तो 10 प्लस का 3 गुणे डी यानी 10, कितना प्राप्त होगा 10 प्लस का 30 यानी कि 40 प्राप्त होगा। हमें 4 पद लिखने हैं, तो हम इस एपी के 4 पद लिख देंगे और साथ ही साथ हम ये भी लिख देंगे कि प्रथम पद 10 और सार्व अंतर 10 वाले एपी के 4 पद ये हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एक और इसमें प्रश्न दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न। इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे जो व्यापक रूप होता है। इसमें कैसे लिखेंगे, पहला पद क्या है -2 है, तो -2 हो गया पहला पद। दूसरा पद के लिए -2 प्लस का डी, डी क्या है 0 है, तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, दूसरा पद भी -2 हो जाएगा। फिर तीसरा पद लिखेंगे तो दूसरे पद में डी जोड़ेंगे, यानी कि -2 में यदि हम डी जोड़े यानी कि 0 जोड़े तो क्या प्राप्त होगा, -2 ही प्राप्त होगा। या हम क्या कर सकते हैं, इस सूत्र से a प्लस का 2d से भी ज्ञात कर सकते हैं। a क्या है -2 है, प्लस का 2 × 0, ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो तीसरा पद भी हमें क्या प्राप्त होगा, -2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से चौथा पद भी -2 ही प्राप्त होगा, क्योंकि d 0 है यानी कि किसी भी संख्या से नहीं बढ़ रहा है, 0 से बढ़ रहा है यानी कि सेम संख्या प्राप्त होगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आगे प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न को देखते हैं। उसी प्रश्न का ये तीसरा प्रश्न है। यहाँ पे a क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, d क्या दिया हुआ है -3 दिया हुआ है। तो a प्लस का d, a प्लस का 2d, a प्लस का 3d से हम 4 पद ज्ञात कर सकते हैं किसी भी एपी के। तो ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, पहला पद 4 हो गया, दूसरा पद a प्लस का d यानी कि 4 प्लस का -3 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से तीसरा पद 4 प्लस का 2d यानी कि 2 गुणे -3 6 होगा। इसको सरल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, -2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से इसका अगला पद यानी कि चौथा पद, तो a प्लस का 3d हो जाएगा, a 4 है, प्लस का 3 गुणे -3 क्या प्राप्त होगा 4 - 9 जो कि -5 प्राप्त होगा। तो तीसरे नंबर प्रश्न में ये 4 पद प्राप्त हो गए इस एपी के, जिसके प्रथम पद a 4 है और सार्व अंतर d -3 है। इसी प्रकार से इस प्रश्न को भी लिखा जा सकता है। इसका ये 3 नंबर प्रश्न हो गया। 4 नंबर प्रश्न को भी हल किया जा सकता है, जिसमें a क्या है -10 है, d क्या है 1/2। पहला पद -1 हो जाएगा। दूसरा पद निकालने के लिए a प्लस का d करेंगे, यानी कि -1 में 1/2 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, -1/2 प्राप्त होगा। तो दूसरा पद -1/2 हो जाएगा। फिर -1/2 में या तो हम -1/2 जोड़ दें, या हम क्या करें कि a प्लस 2d से ज्ञात कर लें। तो a क्या है -1 प्लस का 2 गुणे 1/2, ये क्या बन जाएगा -1 प्लस का 1 यानी कि ये 0 के बराबर आ जाएगा। तीसरा पद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला पद ज्ञात करने के लिए 0 में हम d जोड़ देंगे, यानी कि ये 1/2 हो जाएगा। ये 4 पद होंगे जो चौथे प्रश्न के लिए एपी के प्रथम 4 पद होंगे। इसके आगे के भी लिखे जा सकते हैं।
इसी प्रकार से इस प्रश्न के लिए भी लिखा जा सकता है। 5 नंबर प्रश्न के लिए ए क्या है, ए है माइनस का 1.25, तो प्रथम पद हो गया। दूसरा पद डी जोड़ेंगे, उसमें डी क्या है, माइनस का 0.25 है, जोड़ेंगे इसमें तो क्या प्राप्त होगा, माइनस का 1.50। फिर इसमें 0.25 माइनस का जोड़ेंगे तो ये क्या प्राप्त होगा, माइनस का 1.75, और इसके अगले में जोड़ेंगे तो माइनस का 2.00 हो जाएगा। ये 4 पद होंगे इस स्थिति के लिए जिसमें प्रथम पद माइनस का 1.25 और सारों अंतर माइनस का 0.25 होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है। यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। प्रश्न नंबर 3 को हम अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है कि ये 1 नंबर प्रश्न और 2 नंबर प्रश्न जो हम लोगों ने किया ये आप सभी को समझ में आया होगा। यदि कहीं भी आपको डाउट लगता है या आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। यदि जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। जय हिंद।